थिएटर के दोस्तों नमस्कार। सुमन जी नमस्ते। और एक ऐसे मंच पर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ जहाँ ये सोचा जाना है कि थिएटर के प्रति क्या विभिन्न रवैये हैं, क्या उनमें से कोई ऐसी कॉमन स्थिति सामने आ सकती है जिससे कि हम कहें कि आने वाले वक्तों में थिएटर सही दिशा में जा रहा है। थिएटर तो एक, जो मैं समझता हूँ, एक बहता हुआ दरिया है। उसके किनारे मैं भी आके बैठ गया हूँ और देख रहा हूँ, और मेरे से पहले भी बहुत लोग यहाँ बैठ के गए हैं। अब मैं हूँ कुछ देर, मेरे बाद कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले। और साहिर की लाइन में जो बड़ा डंक है वो इस बात में है, ये तो बहुत कहते हैं कि मेरे बाद भी होगा दुनिया, ये चलेगा वो चलेगा, लेकिन जो दूसरी बात कही है उसने कि मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सुनने वालों की, हेलो संजीव। मैं बीच बीच में हमेशा नहीं पढ़ सकूँगा। जितने दोस्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ कि बहता हुआ दरिया है और अगर कुछ हो सकता है, कुछ करना चाहिए, तो वो है कि डूब के जाना है। मैंने पिछले जितने भी बरस से इस थिएटर में अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिस किसी भी रूप में, वो डूब के जाना ही था। ये हमेशा महसूस हुआ हो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने खूब गहरे दिल से सारे काम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निभाने की कोशिश की है, और यही मेरे लिए संतोषजनक है। लाया गया हूँ यहाँ के विजन ऑफ थिएटर के बारे में बात की जाए। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई इस सीरियसनेस से दाखिल होता है तो एक विज़न जो सबका कॉमन होगा वो यही है कि इसे जब हम अपनाते हैं तो बीच में छोड़ देने के लिए नहीं, या हमेशा ये करने के लिए नहीं कि आज ये है तो कल वो। एक बड़ी चीज़ जो विज़न के तौर पर हमेशा मेरे सामने रहती है वो ये है कि इस एक्टिविटी को, इस थिएटर नामी जो थिएटर आर्ट्स हैं जिसमें सब चीज़ें शामिल हैं, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, डिज़ाइनिंग और पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ अनवरत चलता रहे, हमेशा चलता रहे, और उसमें हमारी जो भागीदारी हो सकती है, जो साझेदारी हो सकती है, सार्थक हो। मेरी शुरू से यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सीरियसनेस को, इसकी गंभीरता को, इसकी एन्जॉयमेंट को, ये अजीब बात है, लोग अक्सर सीरियसनेस को और गंभीरता को लेते हैं कि ये तो फिर बहुत ही कोई गहरी फिलोसफिकल बात है, इसमें एन्जॉय करने लायक कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ, इसको एक और तरीके से कहता हूँ। मैं अपनी थिएटर की क्लासेस में, जहाँ लोगों को विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, वहाँ कभी मैं गालिब की बात छेड़ बैठता हूँ, कभी नानक की, कभी कबीर की, कभी साहिर की। तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर मैं समझता हूँ कि ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इस स्थिति से बहुत कम वाकिफ़ हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हुए लोग सुनने वाले, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उनके चेहरों से सुन भी सकूँ, जो कि लाइव प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा
आनंद है। क्लासरूम में भी मुझे हमेशा यही अच्छा लगता रहा है कि पूरी अटेंडेंस हो, पूरे लोग हों और मेरी बात को सुनकर ना समझ या समझ दोनों का इजहार अपने चेहरों से कर सकें, आँखों से कर सकें। इस वक्त मेरे पास वो सुविधा नहीं है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ इट मैं आपको मौका दूंगा कि आप मुझसे मुखातिब हो सकें। तो जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स तो ख़ास तौर पे कुछ कुलीग्स भी कहते थे मुझे, मेरे साथ पढ़ाने वाले, कि आप इनको क्या मुश्किल बातों में ले बैठे, गालिब और नानक और कबीर। मैंने कहा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि उन वक्तों से भी वाकिफ़ हों जिनमें वो रह रहे हैं या जिन वक्तों को उन्होंने इनहेरिट किया है। और अगर ये शिव को या गालिब को या कबीर को समझते हैं तो इनकी उस परिष्कृत समझ से कल मुझे भी तो बात करनी है, मुझे भी तो कुछ लोग चाहिए जिनसे मैं मुखातिब हो सकूं। सिर्फ एक ही तरह से, एक ही तरफ से मैं कुछ बोलूं और आगे समझ भी ना आए, ऐसा नहीं। सो मुझे कोशिश हमेशा यही रही है कि बात विभिन्न पहलुओं से देखी जाए। बात तो एक ही होती है, जैसे अब विज़न सभी लोग थिएटर कर रहे हैं, 50 वर्षों से कर रहे हैं, और उन सब का भी जो ख्याल है वो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक पक्ष है। मेरा पक्ष इतना सा है क्योंकि बहुत शुरुआत में ही मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ गया, तो बच्चों के साथ जुड़ना और बच्चों के साथ थिएटर करना जो है वो उससे फ़र्क है। नमस्ते बलवंत जी। वो फ़र्क है कि आप एक प्राइवेट ग्रुप चला रहे हैं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चुन लेते हैं, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं होती क्योंकि खुला आसमान है, बहुत जगहों जगहों से लोग आपके पास आते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज़रूर हम चुनते हैं शुरू में, लेकिन एक बार जो ग्रुप आपके सामने आ जाता है तो उसके दुर्बल पक्ष, उसके सबल पक्ष, उन्हीं के साथ हमें काम करना होता है। और वो जब 2 साल के बाद यहाँ से निकल के जाएं तो उनके पास इतना कुछ होना चाहिए कि जब फील्ड में जाके वो काम करना चाहें तो उनके पास बहुत वैरायटी होनी चाहिए। कई बार मुझे ये कहा जाता था कि मेरी प्रोडक्शंस काफ़ी हाई बजट होती हैं और कॉस्ट्यूम्स पे, सेट्स पे, प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी खर्च उठ जाता है। सो बीइंग ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें ये करना चाहिए। कहीं भी जहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये ज़रूरी है कि हम उनके लिए जो उन रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट हो सकता है वो हम उन्हें परोसें, उनके सामने रखें। कई बार कहा जाता कि आप जो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, जिसकी नींव बलवंत गार्गी के साथ मैंने 1972 में रखी थी, क्योंकि 68 से लेकर 72 तक बलवंत गार्गी साहब और मैं, हमने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। बलवंत गार्गी साहब बहुत सीनियर व्यक्ति थे, सारी दुनिया घूमे हुए, सब कुछ समझे जाने सोचे समझे हुए। मुझे उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे कुछ अपने आर्टिस्टिक ख़याल थे और मैं काम करने में यकीन करता था। सो इसलिए उस वक्त जब वो आए यहाँ 68 में आए तो उनको अपने लिए, अपने पर भरोसा था, अपने लिए उनको किसी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, टीचर थे, दुनिया घूमे हुए थे, पर बाहर घूम के उन्होंने ये चीज़ अपने मन के लिए या अपने लिए तय की, जो कि उन्होंने बाद में मुझे शेयर की, कि विजुअल आर्ट, जो कि थिएटर 80% विजुअल होता है, अदरवाइज़ तो वो कहते हैं, वो खुद राइटर थे तो उनके मुंह से सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है कि किताब में लिखा पढ़ा है नाटक, मैं नाटककार हूँ, लिखता हूँ, लेकिन जब तक वो स्टेज पर जीवंत नहीं होता तो उसकी सार्थकता नहीं है।
सो जीवंत कैसे होगा? स्टेज के ऊपर, मंच पर जो भी कोई चीज़ लाई जाएगी, तो टू कोट हिम, इट मस्ट पास थ्रू द आई ऑफ ए डिज़ाइनर। और मुझे बताया करते थे कि इन द वेस्ट, जो लोग दुनिया घूमे हैं वो जानते हैं कि इन द वेस्ट डिज़ाइनर्स वर्ड इज़ ए लॉ। ये सोच समझ के तय करना पड़ता है कि आप किसको आर्ट का ज़िम्मा सौंप रहे हैं, किसको आर्ट डायरेक्टर बना रहे हैं, किसको सीनिक डिज़ाइनर, सीन की लाइटिंग का, जिसके हाथ आप दे देते हैं, देन डिपेंड ऑन हिज और हर जजमेंट। हमारे यहाँ वो कहते जो है ये इट्स मोर लाइक ए फैशन, हमारे यहाँ इट्स मोर लाइक ए फैशन दैट हायर एन आर्ट डायरेक्टर और ए सीनिक डिज़ाइनर, उस बाद में उसके ऊपर अपनी सोच आयद करो, लाद दो कि देखिए ख्याल रखिए मुझे काला रंग पसंद नहीं। भाई उसे भी पता है, रंगों की अहमियत तो उसी को पता है ना। आप टोटल इफ़ेक्ट की बात कीजिए, वो इफ़ेक्ट लेने के लिए वो किन रंगों को कैसे कहाँ इस्तेमाल करता है ये उस पर छोड़ दीजिए ना। ही इज़ ए ट्रेंड पर्सन। अगर मैं 5 साल लगा के आया हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है कि विजुअली क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। और इस बात के लिए बहुत कम लोग ख्याल रखते हैं कि और कोई बहुत ही बढ़ के सोचेगा तो इतना ही सोचता है कि आर्ट डायरेक्टर का मतलब या आर्ट डायरेक्टर की जो ड्यूटी है या काम है वो सिर्फ एक सेट लगाना है। और बहुत से लोग कहते हैं हम सेट तो लगाएंगे ही नहीं, फिर आपकी क्या ज़रूरत है। मैं इस बात को साफ़ कर देना चाहता हूँ, मैं पिछले 50 साल से साफ़ ही करता आ रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि बेयर स्टेज भी डिज़ाइन करना होता है। टू ऐड टू दैट, अस्त व्यस्तता भी डिज़ाइन करनी होती है। chaos ऑन द स्टेज हैज़ टू बी डिज़ाइंड। ये एक बहुत उलझी हुई बात है, लेकिन मैं कोशिश करके बहुत सादा लफ्ज़ों में कहने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख़्याल है कि सारे लोग थिएटर, क्योंकि ये भी एक दिक्कत रही है मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ इन 50 सालों में कि कोई एक बात समझाने के लिए मैं किसी प्ले के किसी कैरेक्टर का सहारा लेता हूँ तो वो प्ले भी नहीं जानते। तो एक तरीका निकाला मैंने बात करने का कि इनको अगर फिल्म के माध्यम से समझाया जाए, फिल्म के किसी हीरो की बात करें तो इनको जल्दी समझ आती है। खैर यहाँ वो दिक्कत नहीं होगी मुझे, सारे लोग थिएटर के गुणीजन बैठे हैं मेरे सामने। आधे अधूरे में सावित्री आके पाजामा उठाती है, सोफे की बैक पे पड़ा हुआ है। उस पाजामे को सोफे पर रखना अपने आप में एक एक्सरसाइज है। गुच्छा मुच्छा होकर वैसे ही अस्त व्यस्त है जी कमरा। सबसे बड़ी जो लाइसेंस लेते हैं हमारे बच्चे जो भी नया नया काम करते हैं, वहाँ तो लिखा है जी कि अस्त व्यस्तता, तो कुछ भी हो सकता है। गुच्छा करके एक पाजामा रख दिया, वो पता नहीं तौलिया है, पाजामा है, क्या है। उसको सोफे की बैक पर किस तरह लटकाना कि ऑडियंस तक वो चीज़ संप्रेषित हो, ये बारीकियां हैं छोटी छोटी। बाकी तो सब कुछ लिखा ही होता है, दाएं खिड़की, बाएं दरवाज़ा, इधर चिक वाला दरवाज़ा, उधर पर्दे वाला दरवाज़ा, वगैरह वगैरह। तो वो जो पायजामा पड़ा है, जो महेंद्र नाथ छोड़ गया है, जो सावित्री उठाती है, तो उससे पहले कि वो उठाए या उसके बारे में बात करे या उठा के लोगों को दिखाए, अगर पहले ही उसका जो पड़ा रहना है वहाँ वो इस सूरत में हो कि पता चले कि ये पायजामा है। सो इन चीज़ों के बारे में जो जागरूकता है ये अभी भी कम है। कोई भी सोफ़ा, कोई भी टेबल, कोई भी प्रॉपर्टी चलेगी। एक और दूसरी छोटी सी बात कहूँ आपसे, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विजन ऑफ थिएटर है वो काफ़ी क्लियर है। अच्छे नाटक लिखे होने चाहिए, अच्छे डायरेक्टर होने चाहिए, अच्छे अभिनेता होने चाहिए, खूब बजट होना चाहिए। लेकिन जो कुछ है उसके अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं। एस्थेटिक्स तो कोई ख़रीद के लाने वाली चीज़ नहीं है, अंदर से डेवलप करने वाली चीज़ है ना। हाँ, खूब पढ़ना पड़ता है, खूब देखना, ऑब्ज़र्व करना, और अंदर स्किल होनी चाहिए कि हम उसे हासिल कर सकें। जो सोचा है, जो चाहा है, वो हासिल भी हो जाए। आधे अधूरे
में मैंने कहा एक, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। इसका एक चीज़ है, मातुल नाम का व्यक्ति राजमहल से अपनी एक टांग तोड़वा के आता है। तो मैंने जितनी भी प्रोडक्शन अपनी करने से पहले देखी थी, तो सभी में वो जो बैसाखी लेके आता है वो बनी बनाई कहीं से बांस की बनी हुई आड़ी तिरछी बैसाखी, गांव का रहने वाला है, पर्वतीय प्रदेश, मातुल गांव का रहने वाला है, फिसल गया था, गिर गया, टांग टूट गई, और बैसाखी तो वही हुआ गांव में, क्योंकि सारा कुछ गांव। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उसकी टांग टूटी तो वो राजमहल में था और वहाँ उसे एक बहुत बढ़िया बैसाखी बना के दी गई थी। उस बैसाखी को वो आप एक ट्रॉफी की तरह कैरी करता, ठीक है, काम तो करे। सो इस तरह की चीज़ें जो डिटेल्स हैं छोटी छोटी, इनकी तरफ हमारी नज़र कम जाती है, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से जब मैंने इस तरह की, हो सकता है कि ऑडियंस में से 90% लोगों ने नोटिस भी ना किया हो, ये फ़र्क था, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। दे एडिड to the statement of the play, to the statement of the character, to the building up of the character, उसको पीछे से बल मिलना चाहिए। मेरा एक सादा सा मंत्र रहा है काम करने का, आप सबसे शेयर करता हूँ, और विजन भी यही है कि अच्छे नाटक जो उस्तादों द्वारा लिखे गए हों, बहुत मेहनत से लिखते हैं वो लोग, चाहे वो शेक्सपियर था, चाहे वो मोहन राकेश है, चाहे वो बलवंत गार्गी है, मेहनत से लिखने वाले लोग हैं। सो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा होता है, तो किसी भी शब्द को बदलना, आगे पीछे करना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्टर की कोशिश ये होनी चाहिए, एज ए डायरेक्टर जिस चैलेंज को मैंने अपने लिए स्वीकारा है वो आपसे शेयर करता हूँ। डायरेक्टर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लिखे हुए टेक्स्ट को और इंटेंसिफाई करके एक्टर्स के माध्यम से दर्शकों तक उनकी भाषा में समझाए। तो फिर दर्शक अपने टेस्ट को डेवलप ना करें, उनके सामने हम ऐसी पहेलियाँ या ऐसे एक्सपेरिमेंट ना रखें ताकि उनकी समझ डेवलप हो सके, होनी चाहिए। उनकी समझ को भी डेवलप करना हमारा ज़िम्मा है जो थिएटर करते हैं। लेकिन लेट इट बी स्लोली, वी शुड रेज द बार स्लोली, रादर देन कि एक बहुत ही ना समझ आने वाला प्रोडक्शन दे के उन पे इल्ज़ाम धरा जाए कि आप लोगों को समझ नहीं आती, आप परिष्कृत नहीं हैं, आपकी समझ डेवलप नहीं है। इतना सा दे देना उन्हें, एक प्ले कर रहे हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ें ऐसी डाल दें कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसके प्रति आकर्षित हों। तुगलक प्ले बहुत डिस्कस किया जाता है, सुना जाता है, और बात सिर्फ अलकाजी साहब की उस प्ले की होती है जो उन्होंने किले में किया था। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ जब टेकअप करता हूँ तो बहुत अच्छी तरह से सोच के समझ के अपने अंदर, जिसे कहते हैं पढ़ना गूढ़ना, बहुत बार करके, और उस ग्रुप को साथ लेके जिनके साथ काम करना है, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, अगर उनमें से कोई जुड़े हुए हैं यहाँ, तो प्ले पढ़ा। 3-1 महीने लग जाते हैं मुझे रिहर्सल करने में। पहला जो सेशन सभी को साथ बैठा के प्ले पढ़ा, और थोड़ी देर के लिए उनसे कहा कि इसको दूसरे तीसरे दिन कि आप खुद पढ़ें और जो लफ्ज़ ना समझ आए उसे अंडरलाइन कर लें। सबने किया, अंडरलाइन लेके आए, एक एक लाइन में 3-3 शब्द जो समझ नहीं आ रहे हैं। फिर चलो औखा सौखा पंजाबी में कहते हैं, हमने पढ़ा। उसके बाद अगले सेशन में मैंने ये किया कि उन सभी मुश्किल शब्दों के अर्थ करके, उनकी न सिर्फ अर्थ करके, उनकी नुएंसेस समझा के उनके साथ डिस्कस किया, और फिर कहा कि अब हम इसको सादा लफ्ज़ों के साथ बदल देते हैं। ये कारण साहब का ट्रांसलेट किया हुआ है, गिरीश कर्नाड का ओरिजिनल प्ले कन्नड़ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं अब तक ये समझता हूँ कि जितना इफ़ेक्टिवली ये उर्दू में होता है, शायद मैंने कन्नड़ की प्रोडक्शन देखी नहीं है, कि शायद ना हो सकता हो। एनीवे, तो वो मैंने कहा अब इन सब लफ्ज़ों को हम बदल देते हैं और इनको सादे शब्दों के साथ। तो सारे स्टूडेंट्स ही ये कहने लगे कि नहीं, इसका हम बदलेंगे नहीं, हम इन्हीं लफ्ज़ों को ठीक बोलने की, प्रोनंसिएशन की कोशिश करेंगे
और हमने बार बार एक्सरसाइज के साथ काम किया। इसका सिला ये था, इसका जो ऑडियंस से इनाम मिला वो ये था कि लोग पूछने लगे कि क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, तो अच्छा आपने इस प्रोडक्शन के लिए उर्दू डिपार्टमेंट से बच्चे बुलाए थे? नहीं बुलाए थे, अपने बच्चे ही, जिनमें से कोई उत्तराखंड से था, कोई बिहार से था, कोई पंजाब से था, मुकेरियाँ, इन लोगों ने कोशिश करके, मेहनत करके, और इस बात का मैं आज तक धारणी हूँ कि मेहनत, लगन और जज्बा, इससे अगर आप लगें और सिंसेरिटी होनी चाहिए कि हम सचमुच ये करना चाहते हैं, कमिटमेंट बीच में छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत सख्त ज़िंदगी है थिएटर एक्टर की, और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग का सिलसिला है उसमें शुरू में ही मैंने कहा कि इसकी रूपरेखा बलवंत गार्गी साहब की छत्रछाया में मैंने तैयार की थी। तो उसमें ये बात शुरू में ही क्लियर थी कि भारत की सिचुएशन में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे पास सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छे कॉम्पिटेंट एक्टर्स। बाकी चीज़ों के बिना गुजारा हो जाएगा। आप अगर प्रोफेशनली एक लाइट डिज़ाइनर को हायर नहीं कर सकते, सेट डिज़ाइनर को हायर नहीं कर सकते, मेकअप आर्टिस्ट को नहीं हायर कर सकते तो चलेगा, पर अच्छा एक्टर नहीं है तो प्ले नहीं हो सकता, थिएटर नहीं हो सकता। सो पहली ज़रूरत हमारी ये है कि हमारे पास अच्छे एक्टर होने चाहिए। सो हमारे कोर्स में जो एम्फेसिस है वो क्लियरली ऑन एक्टिंग है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ योर बैक स्टेज वर्क। सारे विभाग जो हैं, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे कॉस्ट्यूम्स है, चाहे सेट डिज़ाइनिंग है, इन सब पर बराबर का एम्फेसिस है। वजह ये है कि ये बच्चे जब बाहर जाएंगे तो इन सब को ये सारे एक्सपर्ट्स अपना प्ले करने के लिए मिलेंगे नहीं, तो इनको इन सब के बारे में, इन सब विभागों के बारे में पता होना चाहिए। सो कोशिश यही रही कि एक्टर को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, क्योंकि कहना जो है मुझे एक्टर के माध्यम से कहना है, अगर एक्टर प्रभावशाली तरीके से कुछ कहता है, उसकी मदद के लिए कॉस्ट्यूम आए, उसकी मदद के लिए लाइटिंग आए, ना कि अपने आप में एक आइटम बन के आए कि आप देखिए मेरा सेट। कभी भी नहीं। मेरे सेट्स में, मेरे काम में, क्योंकि जो टोटलिटी का एक व्यू होता है ये डेवलप करना पड़ता, अपने आप नहीं आता, क्योंकि हम आदत ये होती है, हमारी आंखें फटाफट एक जगह पे फोकस कर लेती हैं, तो हम उसी चीज़ से खुश रह जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसके साथ जो बाकी सारा पैनोरमा है, प्रोसिनियम थिएटर है, तो बहुत जगहों पे विंग्स के ऊपर गेंदे की लड़ियाँ लटकी रहती हैं, या आगे जो जगह है, जो स्टेज की हाइट होती है, तो उसके आगे भी कुछ ऐसी डेकोरेशन कर दी जाती है विच डज नॉट गो विद द रादर इट इंटरफियर्स विद द प्ले गोइंग ऑन द स्टेज। इन चीज़ों को टोटलिटी में देखना, समझना, उनका ख्याल रखना और उनको इस तरीके से निभाना कि आखिर तक एक तंद्रा जो बनती है, डायरेक्टर क्या करता है, एक जिम्मा उठाता है शुरू में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही जस्ट सेट्स आउट ऑन ए जर्नी, एक जर्नी पर निकलता है। वो जर्नी का क्या होता है कि बीच में सारे मकामों को भी ऑडियंस एंजॉय करे, और आखिर में उसको ये भी ना पता चले कि चुपके से उसके अंदर, उसकी जेब में क्या डाल दिया गया है, क्या वो लेके जा रही है। इतने 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 चालाकी से ये काम करना चाहिए। बलवंत गार्गी इसलिए बार बार कहता हूँ, वो मेरे मेंटर भी रहे हैं और मेरे से 35 साल बड़े, तो बड़ा अच्छा रहा उनके साथ। तो एक चीज़ वो कहा करते थे, जब स्टूडेंट्स को कभी समझाना होता, बात करनी होती, या शेयर करते, बातें खूब करते, तो वो कहते आपको पता नहीं, हर चीज़ के लिए जब कई बार स्टूडेंट्स पूछ भी बैठते, कुछ भी कोई तैयार होके आए या कोई काम करने लगे तो कहते गो एंड आस्क महेंद्र जी। तो उन्होंने ये कहा, कहते आपको पता नहीं चलता, एक तो होती है पिक पॉकेटिंग, एक होती है रिवर्स पिक पॉकेटिंग। कहते जो महेंद्र है ना, ये रिवर्स पिक पॉकेटिंग, पता नहीं चुपके से आपकी जेब में क्या डाल देता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करने पे आते हैं, चाहे वो सेट का कोई पोर्शन हो, चाहे लाइटिंग का कोई इफ़ेक्ट हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी की
मेकिंग हो। छोटी छोटी चीज़ें, एक किसी प्ले में, केसरो पंजाबी का प्ले, डाकिया एक ख़त गिरा के जाता है, बड़ा स्टेज है 60 फुट चौड़ा ओपन एयर, तो वो दूर से एक ख़त, अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है, पोस्ट कार्ड भेजा है, आसाम से लिखा है फौजीपति ने केसरो के नाम, तो इससे ऑथेंटिक क्या हो, सचमुच का डाक खाने से आप एक पोस्ट कार्ड ख़रीदें और उसको दे दें, वो उसको प्रॉपर्टी के तौर पर रख लेगा, फिर वो शकुंतला की अंगूठी की तरह घूमता है जगह जगह, क्योंकि वो अनपढ़ है औरत, तो लेके जाती है यहाँ वहाँ। लेकिन ये किसी ने कहा नहीं, प्ले में लिखा नहीं है, ना डायरेक्टर मुझे कह रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या, क्योंकि फ्रॉम द डे वन मैंने जिस डायरेक्टर के साथ भी काम किया है उसकी सारी रिहर्सल्स सुनने में इम्पॉसिबल सी बात लगती है। 2-2.5 महीने विदाउट फेल स्टूडेंट्स एक्टर्स मिस कर जाते थे, लेकिन मैं रिहर्सल मिस नहीं करता था, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा स्कूल होता है आपके लिए। कुछ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मी अपने रिहर्सल्स में अलाउ नहीं करते लोगों को। मेरा तो खैर और वजह है, मैं अपने बच्चों के साथ एक परिवार की तरह काम करता हूँ और प्यार से काम करता हूँ, तो कई बार उनको समझाने में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो बाहर वाले लोगों के सामने नहीं हो सकती, मेरा ऐसा समझना है। तो मेरे साथ जिन बच्चों ने काम किया है वो जानते हैं कि इस तरह, और शुरू में तो विश्वास भी नहीं आता था, क्योंकि इससे पहले जिस डायरेक्टर के साथ काम करके आए हैं वो डांट फटक के, वो भी एक तरीका होता है, हमारे माँ बाप भी हमसे डांट फटक के काम लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा शुरू से ही नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है और मैं अब भी मानता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो प्यार से नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आप बहुत अंदर से तड़पेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है। सो उस ख़त को जब वो मैंने हर रिहर्सल में देखा, वो बच्चों की जैसे आदत होती, कभी कुछ उठा लाए कभी, तो मेरी समझ में ये आ गया कि इट कैन बी मोर इफ़ेक्टिव अगर वो जो पोस्ट कार्ड है, एक तो थोड़ा सा, बिकॉज इट वॉज एन ओपन एयर थिएटर बीइंग वॉच्ड बाई 1000 स्पेक्टेटर्स, तो अच्छा होगा, क्योंकि इसने बाद में आगे भी घूमना है एज ए प्रॉपर्टी, ए पोस्ट कार्ड, कि एक तो ये अपने असल आकार से कोई 10% बड़ा हो जाए। अच्छा, बड़ा करके अच्छा हो जाता है तो लोग शायद 50% बड़ा कर दें, अखबार जितना कर दें, अच्छा जी बड़ा, ऐसा नहीं, यही एक जजमेंट है जो इस्तेमाल करनी होती है। मैंने कहा करीब 10% बड़ा, और उसके लिए जैसे कहा कि जो भी आप सोचते हैं उसके लिए स्किल आपके पास होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज करने का क्या तरीका है, कुछ लोग जानते हैं, डायगनली उसको करके, तो 10% उसको एनलार्ज किया, उसकी मोटाई 4 गुना की, मीन्स एक माउंट बोर्ड लेके एक कार्ड बनाया गया जिसको एक पोस्ट कार्ड की शक्ल दी गई, जिस पे वही स्टैम्प्स, वही सारा कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। अब वो एक प्रॉपर्टी बन गई, एक थिएटर की प्रॉपर्टी। यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, आहार्य अभिनय, ये मेरा ख्याल है दुनिया के किसी भी थ्योरेटिशियन ने इसको इस तरह से नहीं कहा जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है। सारी दुनिया ये कहती है कि एक्टर की मदद के लिए चीज़ें चाहिए, उसको लिबास चाहिए, उसको प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए जिससे कि एक्टर अच्छा हो सके, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये अपने आप में अभिनय है। भरत कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कार्ड जब उसने यूज़ किया, तो एक तो उसको जब उसने गिराया तो वो ऐसे ही मरे हुए परिंदे की तरह उसके पाँव में नहीं गिर गया, उस जगह पहुँचा जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता था। फिर रिहर्सल में इसको वर्कआउट किया गया। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भी वो लेके गई लेडी उसे पढ़वाने के लिए, कई दरवाजे से खटखटाना पड़ते हैं, तो वो अपनी प्रेजेंस लिए हुए था। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आहार्य में इसको शामिल करना शायद इस तरह से लोग नहीं जानते या समझते, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी सोच है कि क्यों अभिनय क्यों है। इसलिए भरत ने एक जगह ये भी कहा है, जब वो थिएटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, कि जो सूत्र है नापने वाला, वो अगर बीच में टूटता है तो राजा की मृत्यु होगी। इसी तरह चौथाई से ढूंढता है तो
क्या कहना चाहते हैं, उस सूत्र के महत्व को समझाना चाहते हैं कि सूत्र को बहुत अच्छी तरह से आप थाम के रखिए, पैमाने को, अपने मेजरिंग टेप को। यहाँ इसलिए उन्होंने कहा कि आहार्य भी अभिनय है कि जो तलवार है, जो मुकुट है, जो कान का बुंदा है, जो हाथ की चूड़ी है, ये सब भी एक्ट करते हैं, ये आपके को एक्टर्स हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन है अभिनेता के, इसीलिए वो अभिनय है, आपकी पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन है। और ये भी हमारे यहाँ ही है, बाकी तो कहते हैं होल्ड सोल्ड, यहाँ कहते हैं तलवार धारण करो, फर्क है। तो इस सारी सोच को लेकर आप थिएटर के प्रति समर्पित होते हैं, जहाँ जहाँ से जो जो कुछ मिलता है उसे हासिल करते हैं और अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने माहौल में, अपने लोगों में जिस सादगी से आप इसे आगे प्रेषित कर सकें, करना चाहिए। मैं इसे विजन कहूँगा। मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया जिनके पास बड़े बड़े बजट्स नहीं थे। शहर का सबसे पुराना ग्रुप है अभिनेत, उनके साथ भी काम किया। शहर के सारे ग्रुप्स के साथ मैंने काम, जिसने भी कभी मुझसे कहा, मैंने काम के लिए मना नहीं किया। मुझे अच्छा लगता था कि अगर मेरे कुछ भी करने से कुछ बेहतर होता है तो होना चाहिए, पर इस बात का ख्याल रखा कि बेहतर होता हो। जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मेरे कुछ करने से बेहतर नहीं होता, मैं खामोशी से हट जाता हूँ, क्योंकि शायद वो अपने आप अच्छा कर लें। जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ मैं अपने आप को ज़रूर शामिल रखता हूँ। और इस तरह से देखा जाए तो पिछले 50 साल में जितनी भी रिहर्सल्स जिसके साथ भी मुझे अपने आप के लिए बहुत कुछ दिया, और मेरी कोशिश ये रही कि जो कुछ मैंने लिया उनको आसान शब्दों में, आसान तरीके से, आसान स्किल से, आसान ढंग से आगे पहुंचा सकूं। मैं समझता हूं थिएटर में काम करने वाले सभी लोगों का विजन ये होना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है कहीं ना कहीं से, किसी माध्यम से, पढ़कर, किसी टीचर से सीखकर, खुद करके, उसके गुण दोष पहले खुद परखें, फिर उनको आगे हस्तांतरित कर दें, दे दें लोगों को। कुछ लोग ये सोच के, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा और काम किया है जो समझते अगर हमने बता ही दिया फिर हमारे पास क्या रहा। मैं समझता हूँ अगर बता दिया तो अपना खाली हुआ, कुछ नया आएगा, जगह तो बने ना अंदर, और उस नया बनने के लिए हमेशा तैयार रहें। मैंने कोशिश करके अपने आप को आज तक विद्यार्थी रखा। मैं समझता हूँ हर नई प्रोडक्शन, हर नया ग्रुप, हर लोगों के जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और वो कुछ नया भी होना चाहिए, ओवर द बोर्ड नहीं, समझ ना आए किसी को, ऐसा नहीं। ये लाइसेंस मैंने कभी नहीं लिया कि नहीं समझ आता तो ऑडियंस की गलती है, नहीं, मेरी गलती है। मेरा काम है कि उन तक पहुंचानी समझ, उसके बाद इन छोटी छोटी चीज़ों से उसको मैं बिल्ड करता हूँ। जहाँ मौका हो एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। आजकल बहुत इसके बारे में भी कहा जा रहा है, तो क्या रोक दें जो पिछले सालों में होता था वही होता रहे? नहीं, वो नहीं होता रहे। शेक्सपियर अगर आज मैं करता हूँ तो आज के संदर्भ में करता हूँ, आज के तरीके से करता हूँ, और मेरा तजुर्बा रहा है कि मैंने उसके 3, 4, 5 प्रोडक्शंस की हैं कि उनको आसान भाषा में, हिंदी, पंजाबी, ये मेरी भाषाएं, मुझे अच्छा लगता है कि आदान प्रदान बहुत अच्छा लगता है। शेक्सपियर को सिर्फ ये कि सब लोग दुनिया बड़ी कहती तो मैं बड़ा कहूँ, ऐसा नहीं। मैंने उसको अपने लिए पढ़ा, अपने लिए समझा, अपने लिए परखा। सॉरी, शेक्सपियर को परखते सॉरी, लेकिन मुझे अपने लिए भी तो यकीन चाहिए ना कि मुझे ये कहना है लोगों से। तो मुझे सचमुच महान लगते हैं, पर उस महानता को लोग सिर्फ सिलेबस में अंग्रेज़ी में पढ़ के और उसी तरह से बोल के, उसी तलफ़्फ़ुज़ को, उसी स्टाइल को जारी रखते हुए, जो ना बोलने वालों को समझ आए ना देखने वालों को समझ आए, तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं उसको आसान भाषा में बताता रहूं। और सब जगह बहुत एनकरेजमेंट मिली कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि पढ़ तो हम बड़ी देर से रहे थे लेकिन समझ आज आया जब हमने प्रॉस्पेरो को आपके प्ले में देखा।
टेम्पेस्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरा था कॉमेडी अफेयर्स। कॉमेडी अफेयर्स मेरा स्टूडियो थिएटर है छोटा सा, मैं उसके बारे में अलग से बात करता हूँ आपसे। 1972 बलवंत गार्गी साहब ने सोचा और प्रपोजल दी यूनिवर्सिटी को कि एक थिएटर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। टैलेंट बहुत है इस रीजन में, लेकिन इनको दिशा निर्देश नहीं है। हमारे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से सब एक ही रीजन है। बच्चे जाते हैं, हम एक ही इंस्टीट्यूट थी बड़ी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। तो क्या ये लोग बंगाल के बच्चों से, महाराष्ट्र के बच्चों से या साउथ के बच्चों से कहीं किसी पक्ष से कमज़ोर हैं, कम हैं? नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, आज भी नहीं। जो दिल्ली में बच्चे देखते हैं, जो बॉम्बे में बच्चे देखते हैं, जो चेन्नई में बच्चे देखते हैं, बेंगलोर में, उसका मुकाबला हमारे बच्चे नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा मौका मुहैया कराना, ये विजन था बलवंत गार्गी का। तो यूनिवर्सिटी से कहना कि एक नया डिपार्टमेंट बना दें, आज कह के देखिए, जो डिपार्टमेंट नहीं है कोई, लाइक फिल्म भी एक अपने आप में डिपार्टमेंट हो सकता है। करोड़ों रुपए का बजट, प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, न जाने क्या क्या। सॉरी, बीच में कोई इंटरप्शन थी छोड़ी सी, तो मैं फिर से पकड़ता हूँ सूत्र जहाँ छोड़ा था। तो सागर शर्मा जी हैं, लावण्य जी हैं, प्रमोद है, सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैं कोई नहीं अगर पढ़ सका तो मैं बाद में, अगर वो मेरे साथ, नरेश हैं, प्रमोद और लावण्य जी, तो इन सब लोगों से मेरा बहुत हार्दिक रिश्ता रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये समय निकाल कर मुझे सुनने बैठे हैं, और बिल्कुल चाहूँगा कि आखिर में कुछ कहना चाहें, पूछना चाहे तो ज़रूर पूछें। मैंने छोड़ा था हाँ कि स्टूडियो थिएटर, हाँ, तो वो चाह रहे थे कि इन बच्चों के लिए भी एक हो। और आज यूनिवर्सिटी से कह के, मैं पता नहीं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शायद, कि आज किसी यूनिवर्सिटी से कह के देखिए कि एक नया डिपार्टमेंट बनाइए। बहुत लंबा चौड़ा बजट, रिकरिंग ग्रांट, दिस दैट, प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन पियोन्स, हेल्पर, सब कुछ क्या कुछ नहीं चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी को प्रपोजल दी वो ये थी कि बाकी सारे काम तो मैं करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हुए आए थे, यहाँ शादी करके अपनी अमेरिकन बीवी के साथ यहाँ सेटल हो गए थे। तो प्रपोजल ये दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ओपन एयर थिएटर बना हुआ पहले से ही पड़ा था कि ये दे दें, एक टाइपिस्ट चाहिए और एक मुझे आर्ट डायरेक्टर चाहिए। ये मेरी उनके साथ जुड़ने की कहानी है। तो मैं आर्ट्स कॉलेज में था, तो वहाँ से वो मुझे उखाड़ के ले आए यहाँ। ये भी एक अलग अध्याय है कि क्यों ज़्यादा लोग यानी जो मास्टर म्यूजिशियंस हैं, ये वो मास्टर्स आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, वो क्यों नहीं आते थिएटर में। चलो कहता चलूँ, इसलिए नहीं आते कि यहाँ अपने आप को अदृश्य करना होता है। दृश्य में तो एक्टर्स लोग, स्टेज, मंच आता है, जो बैक स्टेज काम करते हैं, जो निर्देशक है, वो तो सामने नहीं आता। तो जो मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, 5 इयर्स मैंने आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, टॉपर थ्रू आउट द कोर्स। तो मैं अपने ही कॉलेज में पढ़ा रहा था, जहाँ मैं पढ़ा वहाँ पढ़ा रहा था। तो बलवंत गार्गी साहब कहते कि मुझे ज्वाइन करो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आपका काम पार्ट टाइम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। कहते ज्वाइन मुझे कर लो, पार्ट टाइम उनके लिए काम किया करो, आप थिएटर के लिए बने हो। और इस बात का उन्होंने विश्वास दिलाया, वो मैंने कर लिया और उसको आज तक साबित करने में लगा हूँ। सो 1-2 नए नाम दिख रहे हैं मुझे, ठाकुर, टिंकू, पवार, राजपूत, नरेश, वेलकम। सो मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट बनाना
अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये एक अनयूज्ड ओपन एयर थिएटर है जो इस्तेमाल नहीं होता था। इट वॉज ए ह्यूज बिल्डिंग। तो कहा कि एक ये दे दें, एक टाइपिस्ट क्योंकि चिट्ठी पत्री करनी होती है, और एक आर्ट डायरेक्टर क्योंकि वो वेस्ट से ये सीख के आए थे कि एवरीथिंग, इवन ए डोरमैट in the department, theater department, in an artistic place, even a doormat, a lampshade, everything has to pass through the eye of the designer. तो इस तरह की जो चीज़ें थीं, इन चीज़ों के लिए उन्होंने हर चीज़ को कि एक ओपन एयर थिएटर मिल गया, यूनिवर्सिटी मान गई, ठीक है ये तीनों चीज़ें ले लें आप और काम करें। काम शुरू हुआ 1972 में पहली बार। 68 से 72 तक हम इसको आगे पीछे जोड़ते तोड़ते रहे, ऐसे कर लें वैसे कर लें, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो 72 में 1972 में ये डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया और ओपन एयर थिएटर हमारे पास था, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ लाइटिंग रात को कर सकते हैं और मौसम परमिट करे तो आप शो कर सकते हैं, बारिश हो जाए तो नहीं कर सकते। सो एक इंडोर स्टूडियो की ज़रूरत पड़ी। चाहिए तो थिएटर था। बलवंत गार्गी दुनिया घूमे हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई थिएटर डिपार्टमेंट दुनिया में ऐसा नहीं जिसके साथ एक टैगोर थिएटर जैसा वेल इक्विप्ड थिएटर ना हो, लेकिन हमने शुरू कर लिया है तो हमें एक इंडोर थिएटर ज़रूर चाहिए। और इस बहाने से एक ऐसा थिएटर बना जिसको उस वक्त तो वक्ती ज़रूरत के लिए बनाया गया था, और बलवंत गार्गी साहब इस बात में बहुत माहिर थे क्योंकि कन्विंस कराया मुझे कि बस 2-3-4 साल की बात है, इसके बाद तो यूनिवर्सिटी हमें एक बहुत बड़ा सुंदर सा हॉल दे देगी तो हम उस पर काम किया करेंगे। तब तक के लिए रिहर्सल्स के लिए तो एक स्पेस चाहिए ना। तो बैक स्टेज एरिया ऑफ द ओपन एयर थिएटर, जिस किसी ने पहले देखा हो, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा लोगों ने देखा होगा, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं था कि वहाँ एक स्टूडियो थिएटर बनाया जा सके, और स्टूडियो थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। और जैसे ऐसी आड़ी तिरछी सी जगह में, तो वहाँ एक 15 फुट बाई 20 फुट का ज़मीन के ऊपर लकड़ी का फर्श बना के एक स्टूडियो थिएटर, जिसकी सारी दीवारें काली कर दी गई, छत काली कर दी गई। लेकिन एक चीज़ जिसके बिना गुजारा नहीं था वो थे उसके एक्विस्टिक्स। पीछे आवाज़ बहुत गूंजती थी, तो उसका जो एक्विस्टिक ट्रीटमेंट था, यानी दीवारों के ऊपर परफोरेटेड वुडन टाइल्स ये लगवाई गई, छत पे भी, और कुछ लाइट्स। तो ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ एक वक्ती अरेंजमेंट था, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एड हॉक, थोड़ी देर के लिए, 2-3-4 साल के लिए। आज 50 साल हो गए हैं और वो उसी तरह से चल रहा है। इट हैज़ बिकम ए केस स्टडी फॉर ऑल माई कोलीग्स। लोग बाहर से भी आके कहते हैं वो कौन सा थी, और जो भी पहली बार देखता है वो कहता है इज़ इट पॉसिबल टू डू ए प्ले हियर, क्योंकि एक तरफ से छत जो है वो 8 फुट ऊंची है और दूसरी तरफ से 12 फुट, और एक घुमाव लिए हुआ है, सीधी है भी नहीं, कमरे की तरह भी नहीं है, गुफा की तरह है। सामने से 34 फुट चौड़ा, पीछे जाके 11 फुट रह जाता। लेकिन जो लोग, हाँ मैं कुछ नाम देख रहा हूँ, सतीश जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट कमिंग टू मीट मी इन दिस स्टेज, एंड आयशा आरिफ एंड जगदीप दुबे जी। सो वो स्टूडियो थिएटर किसी तरीके सामने आया, और पहले तो रिहर्सल्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, क्लासेस के लिए एक ही जगह थी हमारे पास। जो लोग आजकल देखते हैं इस थिएटर डिपार्टमेंट को, इसमें 2 रूम्स ही बन चुके हैं, क्लासरूम भी है, अलग से एक एक्सटेंशन भी है। लेकिन ये सारा कुछ मेरे ही हाथों से निकला, क्योंकि मैं शुरू से लेके अब तक, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसा भी पूछ लेते हैं, सर आप एक्सकेवेशन यानी खुदाई में से निकले थे? क्योंकि 72 में तो डिपार्टमेंट हुआ, आप कह रहे हो मैं 68 से काम कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले बलवंत गार्गी साहब के ज़िम्मे था कि वो कैंपस पर रहें, वो अपने घर में रिहर्सल किया करते थे। W11 घर है, तो ये जितने बड़े बड़े नाम आजकल हम सुनते हैं, क्योंकि 50 साल पुरानी बात है, 68, तो उसमें किरण उस वक्त ठाकुर सिंह हुआ करती थी, आजकल किरण खेर है, नीलम सिंह जी, इन्होंने अपना एक्टिंग करियर उस घर में शुरू किया। उस घर के बड़े से हॉल में, ड्राइंग रूम में रिहर्सल्स हुआ करती थी। मैं पहली बार ही
ऐसी जगह में रिहर्सल देख के बहुत हैरान हुआ। पर वो मेरी एक लर्निंग, जैसे सबके लिए, किरण जी के लिए, नीलम जी के लिए, मेरे लिए एक नर्सरी थी जहाँ हम थिएटर के वो गुर सीख रहे थे जो आने वाले कई सालों तक हमारे साथ चलेंगे। और जो कुछ मैंने सीखा समझा, एक तो पहले ये कि रिसोर्सेज ना होते हुए भी आप काम करने से मत हिचकिचाइए। रिहर्सल्स घर में होती थी और प्रोडक्शन जो थी, शो टैगोर थिएटर बन चुका था उस वक्त तक, या फिर एक इंग्लिश ऑडिटोरियम है हमारे यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन उन सब को भी, जैसे मैंने कहा था, एक टोटलिटी में आपको स्पेस के बारे में सोचना पड़ता है। हॉल देखा, मैं और बलवंत गार्गी गए तो देखा तो स्टेज की डेप्थ बहुत कम थी। वो थिएटर के लिए बनाया ही नहीं गया था, वो तो लेक्चर हॉल या कुछ ऐसा था। वेरी कॉम्पैक्ट, गुड, पर थिएटर की डेप्थ कुछ नहीं थी। तो एक अच्छे देखने वाले का नुक्स निकालना काम नहीं होता है, उस नुक्स को कैसे दूर किया जा सकता है, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। अगली 2 रोज़ हटा देंगे, स्टेज की डेप्थ बढ़ा लेंगे, स्टेज आगे को बड़ा कर लेंगे। मैं सिर्फ सोच सकता था, इमेजिन कर सकता था, पर उसको करवाने का जिम्मा बलवंत गार्गी साहब का था। मैं आज वाज अबाउट 20-21 और गार्गी साहब 55 साल के रहे होंगे। सो इतना फ़र्क था, पर वो इन सब चीज़ों को करवा सकते थे। स्टूडियो थिएटर के लिए भी कुछ ऐसा किया जो कि शायद नॉर्मल कंडीशंस में ये ना हो सकता, पर उन्होंने लाइक एक एक्सटीरियर की एक दीवार तोड़ के उसमें एक मेहराब बनाई गई, वो जिसमें से अब सभी लोग आते जाते हैं, वो मैंने अपने चौक से ड्रॉ की थी तोड़वा के। और ये मुझे पता था और कहा भी था कि ये मंजूर नहीं हो सकेगी क्योंकि एक्सटीरियर है वॉल। तो कई दिनों तक घूम फिर के सामने लॉन में खड़े होकर देख के ऐसी जगह तलाश की, ऐसा साइज़ तलाश किया कि जिसमें वो बाहर से दिखाई नहीं देती। अब भी जो बाहर से आने वाले देखते हैं तो कई बार देख के लौट जाते हैं कि वो एक पत्थर का गोल सा किला है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो मिलता नहीं। खैर, सो वो स्टूडियो थिएटर अपने आप में इसलिए बन सका कि उसमें जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने एक खुले मन से इसके बारे में सोचा कि हाँ, क्योंकि या तो आप अपने थिएटर में काम करें। मोहन महर्षि जब पहली बार आए वहाँ तो उनको भी ये एतबार नहीं आया कि अंदर इतनी छोटी सी जगह पे आप थिएटर करते हैं। सो उन्होंने पहला प्ले चूज़ किया कंजूस, वो बाहर ही करने के लिए। बाद में उन्होंने किए अंदर भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, थिएटर तो थिएटर, प्रॉपर थिएटर तो होना चाहिए ना, ये क्या आड़ा तिरछा ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। बट आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फिट होती रहीं और आज इस स्टूडियो थिएटर में काम करना एक प्रेस्टीज समझा जाता है, एक मैटर ऑफ ऑनर समझा जाता है। और बहुत से लोग बाहर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरी है कि हम सबको वहाँ काम करना, क्योंकि इट्स लाइक ए लेबॉर्ट्री फॉर अस। और इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए किसी भी थिएट्रिकल काम को। अगर आप एक और बात कहें, कुछ जब पहली बार स्टूडियो थिएटर में काम हुआ तो कैंपस में कुछ लोगों ने ये कहा कि ये क्या आप 100-150 लोगों के लिए एक थिएटर बना लिया, इतने सारे लोग हैं कैंपस पर, सभी का हक बनता है, सभी को दिखाना चाहिए। तो मेरे सामने की बात है कि उसको किस तरह से बलवंत गार्गी साहब एक विजनरी थे, उन्होंने ऐसे कहा, कहने लगे हुजूर ये सब ठीक है, पर हम कभी क्या किसी साइंस लेबॉर्ट्री में जाके कह सकते हैं कि आप क्या ये लफ्ज़ उन्होंने कि परख नलियों में छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े मट रखिए, बड़े बड़े हौद बनाइए, उनमें काम किया कीजिए, ये क्या परख नली में आप लगे रहते हैं चुपचाप अंदर। तो दिस इज़ लाइक आवर लेबॉर्ट्री। हाँ, ऐसे भी प्लेस होंगे जिनको हम ओपन एयर थिएटर में करेंगे, दैट विल बी ओपन टू पब्लिक, लेकिन यहाँ हम ऐसे करते रहे शुरू से ही कि शोज़ ज़्यादा कर लेते थे। यानी 150 लोग बैठते हैं अगर, तो बजाय 4 के हम 8 शोज़ कर लेते, 10 शोज़ कर लेते, टाइम परमिटिंग, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ हमारे पास क्लासेस भी लगनी थी, रिहर्सल्स भी होनी थी, अगला काम भी होना, वर्कशॉप्स भी वहीं होती, प्रैक्टिकल वर्क सारा वहीं होता था। तो ये जो सारी चीज़ें कह रहा हूँ, ये विज़न इसलिए कि मैं इसे विज़न इसलिए मानता हूँ, वजह कि ये कह के कि जब रिसोर्सेज होंगे तो काम शुरू होगा, ये इस सोच से दूसरी तरफ निकलना चाहिए। हमें काम शुरू करें,
तो रास्ते बनते चले जाते हैं। जिन्होंने भी किया है, जो भी आज जिस मकाम पर भी हैं, उनको पता होगा कि शुरू शुरू में क्या दिक्कतें आती रहीं और उन्होंने उनको किस तरह से पार किया। और स्टूडियो थिएटर अपने आप में एक बन सका, इसके लिए ये दिखा के या कह के या इलस्ट्रेट करके करने वाली बात नहीं थी। आप काम ही ऐसा करें, लाइक तुगलक को चूज़ करना कि मैं स्टूडियो थिएटर में कर सकूँगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शेक्सपियर का टेम्पेस्ट, मृच्छकटिकम को वसंत सेना के नाम से एक रिवॉल्विंग स्टेज पर, इन सब जगहों पे एज ए डायरेक्टर आप स्पेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। और स्पेस, मेरा सोचने का ये तरीका रहा है कि मेरे लिए एक्टर मेन एंटिटी है। एक्टर, हाउ टू सराउंड द एक्टर विद रेलेवेंट स्पेस। एक्टर को आप रेलेवेंट स्पेस के साथ किस तरह से घेर देते हैं, किस तरह से उसको नहला देते हैं उस स्पेस में, उस सारे विजुअल एलिमेंट्स में, कि वो बहुत कंफर्टेबली वहाँ घूमता है। ये खुशकिस्मती रही कि मेरे पास यानी थिएटर किराए का नहीं था, कहीं से लेना नहीं पड़ता था। मैं चाहूँ तो 2.5 महीने 3 महीने उसी जगह पे जहाँ शो करना है बच्चों ने, वहाँ रिहर्स करता था। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है कि आप कहीं रिहर्स करते हैं, फिर जाके कहीं परफॉर्म करते हैं। थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू विजय, विकी मेहता, आयुष, हिमांशु के साथ गगन मैथाल, विकी लीदली नगरी। ये सारी जो जर्नी है, इसमें ये चीज़ हमेशा सामने रही मेरे कि इसको ये नहीं कहते कि थिएटर को प्रमोट करना है, ये नहीं, प्रमोट करना नहीं है। थिएटर इज़ ऑलरेडी देयर, इट वाज देयर, इट इज़ नाउ एंड इट विल रिमेन देयर। पर हम उसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरीके से कुछ ऐसे साधारण तरीके अपनाएं। बहुत बड़े तो हैं ही कि जी आज भी मैं कहता हूँ कि हमें कम से कम 5 करोड़ रुपया दें तो एक थिएटर बनना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी। पर जब तक नहीं है तब तक हम काम ना करें, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं। और फिर उस काम के बाद आपको अपोलोजेटिकली सामने खड़ा, हमारे पास यही था, हमने इसलिए ऐसा, नो, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। मैंने ऐसे किया है, सबको ऐसा कहूँगा कि लिव लोकली लेकिन थिंक ग्लोबली। यहाँ रहते हुए भी सारे दुनिया की खबर रखना, कहाँ क्या हो रहा है, और उसको हम अपने तरीके से कैसे अडेप्ट करके उसका हम एक मैं कहूँगा कि एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि कैसे तुगलक यहाँ हो सकता है, कैसे ये। अब लुकिंग बैक, ब्रेख्ट के एक प्ले के लिए मैंने वहाँ एक रोप ब्रिज बनाया था। ये कंट्रास्ट की चीज़ें हैं, यानी एक रोप ब्रिज, ब्रेख्ट सेट के लिए बहुत ज़्यादा जिद नहीं करते, वो कहते इट वाज कॉकेशियन चौक सर्कल, एक छोटा सा ब्रिज भी रास्ते में करीब 4 फुट का, आर पार खड़े हैं दोनों कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, वो भी एक पुल है, उसके नीचे से नदी बह रही है, लोग इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक पुल का उनको एहसास दिलाने के लिए एक पिलर्स हैं मेरे पास 2, उनको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करता रहा हूँ। कभी आप सब जो देख रहे हैं, कभी आके देखें तो सचमुच हैरान कुन चीज़ है। हालांकि थिएटर आज होता है, कल ख़त्म हो जाता है, उन चीज़ों की सिर्फ यादें रह जाती हैं, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी बची नहीं है वैसे तो। और ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि देखिए मैंने कितना इसलिए कि अगर पैशन है, जज्बा है, तो आप करेंगे। डिपार्टमेंट के पास आज तक लगातार यानी अपना स्टिल कैमरा नहीं है। बलवंत गार्गी साहब अपना कैमरा इस्तेमाल करते थे, और अपने वक्त में ही उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, तो उनकी सारी तस्वीरें या सारे प्लेस की सारी, और मैं कुछ ऐसा शाहखर्च था, अब भी हूँ, अपने कैमरे से जहाँ 4 तस्वीरें चाहिए थी वहाँ 40 लेता था। अब वो किसी वजह से बची नहीं मेरे पास, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ख़जाना था जिसको मैंने रख छोड़ा था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं उनको आराम से सहेज के संवार के पेश कर सकूँगा। पर
अभी भी मेरे मन में ऐसा है कि अगर ज़रूरत पड़ती तो आई कैन रिक्रिएट ऑल दोज थिंग्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि दे आर फ्रेश इन माई माइंड। किसी भी चीज़ की कोई भी डिटेल मुझे याद रह जाती है, क्योंकि मैंने उस पर बरसों काम, कुछ जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे इनमें से कुछ जानते होंगे कि सवेरे जब उस रिहर्सल पर पहुंचते, कभी कभी उनको 8 बजे भी बुलाया जाता था, तो पता चलता बाहर चौकीदार बैठे दुलो राम, तो वो कहते थे कि सर तो सवेरे 6 बजे आ गए थे। तो क्या करता था, मैं बैठ के उस स्पेस को निहारा करता था जिस पे सारा दिन एक्टर्स घूमते फिरते चलते काम करते हैं। वो स्पेस मेरे से बात करती, मैं उस स्पेस से बात करता, लेकिन वो सारी बातें एक्टर्स के माध्यम से ही ऑडियंस तक पहुंचाई जा सकती। ये नहीं कि अपने आप में, हाँ कुछ ऐसे भी लोगों ने कहा कि आपका सेट कमाल, मैंने कहा सेट कमाल नहीं, सेट की यूटिलिटी कमाल थी या नहीं, कि सेट को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि लगे कि इसके बिना तो ये प्ले आज तक होता कैसे रहा, जब ये नहीं था तो ये प्ले कैसे किया लोगों ने। बहुत बड़े बड़े प्लेस, ओपन एयर थिएटर भी अपने आप में 60 फुट चौड़ा बहुत विशाल है, उसको कभी कभी मुझे 100 फुट बनाना पड़ा, दाएं बाएं जगह होती है और 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो कई बार मुझे ऑडियंस स्पेस भी खाना पड़ी, क्योंकि अग्नि और बरखा एक प्ले, उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि इंसान नेचर के सामने कितना बेबस है, जैसे हम आज हैं। तो अब स्केल वाइज थिएटर कितना भी बड़ा हो, 60 फुट चौड़ा है, एक्टर जो भी है 6 फुट, उसका जो रिलेशनशिप 60 फुट के साथ बनता है वो तो बन ही रहा है, लोग उसमें प्लेस देख ही रहे हैं, ओपन एयर थिएटर में लगातार देख के जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा डिवाइस करना चाहता था कि जिससे वो, अब एक्टर को तो बौना किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके विस्तार को, स्पेस के विस्तार को तो बढ़ाया जा सकता है। तो वही 60 फुट का 20 फुट जगह उधर से लेके 20 फुट उधर से लेके दरवाज़ों तक कुछ ऑडियंस की जगह खा के जगह इतनी विशाल बना दी गई कि एक्टर छोटा लगने लगा। नेचर के सामने व्यक्ति, एक्टर, करेक्टर छोटे नजर, बेबस, वर्षा नहीं हो रही है, बरखा नहीं हो रही है। तो इस तरह से चाहे मैंने रानी बलबीर कौर के साथ काम किया, चाहे नीलम जी के साथ काम किया, कुमार वर्मा, महर्षि, बलवंत गार्गी, अमाल लाना, जिसके साथ भी काम किया, उन सब की सारी रिहर्सल्स अटेंड की, उनके काम को समझा। कई बार तो ऐसा कि स्पेस का ऐसा यूज़ जब मैं रिहर्सल के वक्त देखता था तो ऐसे यूजेस समझ में आते थे, और फिर जब मैं डायरेक्टर से डिस्कस करता तो उन्होंने कभी मेरी किसी बात को मना, क्योंकि बोलने से पहले ही मैं उसके लिए बहुत काम कर चुका होता था। बलवंत गार्गी इस बात को वोकलाइज भी करते थे कि इतना तो मैं नहीं सोचता जितना तुम सोचते हो मेरे प्ले के बारे में। तो इस तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपस में टीम के भीतर ही, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो हमेशा ही कहते हैं जाके महेंद्र जी से पूछ लो, तो मैं जो मर्ज़ी कहता रहूँ, कभी भी नहीं हुआ। इस बात का पूरा ख्याल रखा और बहुत बार कहना भी पड़ा, नहीं सर ये तो आप कहेंगे। और बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजेस भी आते रहे। किरण ठाकुर सिंह जो एक प्ले था यूनेस्को का, चेयर्स, उसमें उनको बूढ़ी का रोल करना था। बड़ी देर से जानती थी किरण, पहले भी काम करते थे उनके साथ, अभी डिपार्टमेंट बनने से पहले भी काम करते थे। तो उनको शीशे के सामने बैठे, मैं मेकअप के लिए प्रस्तुत हुआ कि मेकअप करना है, तो कहें महेंद्र जी चैलेंज है, आप मेरे चेहरे को बूढ़ा नहीं दिखा सकते। ठीक है, कोशिश की 1 बार 2 बार, फाइनली पहली बार चंडीगढ़ का, क्योंकि ये बात है कोई 73 की, 1973, पहली बार पढ़ा लिखा तो हुआ था सारा कुछ, लेकिन यूज़ नहीं किया। तो पहली बार मैंने लेटेक्स यूज़ किया उनके चेहरे पे। कैसे हासिल किया, कहाँ से हासिल किया, ये एक अलग बात है। और वो उस रोल में, एक बुढ़िया के रोल में काम किया। दूसरा एक्टर था अशोक खन्ना शिमला से। तो इस तरह की चीज़ें मेरे डिपार्टमेंट में मेरे सामने हुई। कहने का ये अर्थ नहीं कि मैंने ये किया या वो किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक साधारण सी जगह में, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना अच्छा काम हो सकता है कि सारी इंडिया में हमारी पहचान बनी है इंडियन थिएटर की।
बॉम्बे जाना चाहिए बच्चों को, ये नहीं जाना चाहिए, एक अलग बहस है। लेकिन जो लोग जाते हैं और बॉम्बे से जो रिपोर्ट्स आती हैं, हमें फीडबैक मिलती है, वो ये है कि एक्टर तो आपके यहाँ से अच्छे आते ही हैं, वो इंसान भी अच्छे होते हैं। तो मुझे ये कम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो मैं उनकी पर्सनैलिटी में अपना अंश ढूंढ लेता हूँ। मुझे पता है कि मैंने ये काम किया है उन पर, और ये मुझे करना अच्छा लगा हमेशा। अब भी लगता है, जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि प्यार की भाषा से इतर कोई भाषा है जिसके माध्यम से हम काम करें। अंकित गौतम, अतुल अरोड़ा, ऑल आर वेलकम। हाँ जी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि घड़ी का ख्याल मुझे मेरी क्लासेस में भी नहीं रहता था, घंटी बाहर से बजती थी। अगर बजने वाली है घंटी तो बता दें मुझे। कैन आई कहिए, या आपके सवालात। हेलो एवरीबॉडी, हेलो नीरज जी। इंस्ट्रक्शंस आर अवेटेड। हेलो। खैर, किसी और प्ले की बात करते हैं। मैंने कहा था कॉमेडी ऑफ एरर्स, इट वाज ए चैलेंज। हेलो कोशलेश। इट वाज ए चैलेंज कि फिल्में बन चुकी हैं। अंगूर, उससे भी पीछे कम लोगों को पता होगा, 2 दूनी 4, नई नहीं पुरानी, जिसमें किशोर कुमार और असित सेन ने जुड़वा मालिक और जुड़वा नौकर का रोल किया था। फिर बाद में अंगूर संजीव कुमार और देवेन वर्मा के साथ बनी। फिल्म में आसान है डबल रोल करना। स्टूडियो थिएटर में, वो स्टूडियो थिएटर जहाँ ऑडियंस बैठी है कि टच कर सकें एक्टर को, इतना फ़र्क है, 3 फुट 4 फुट बिल्कुल पास बैठे हैं, वहाँ लोगों को ये एहसास देना कि ये हम शक्ल हैं 2 लोग, बॉडी लैंग्वेज से, कॉस्ट्यूम से, मेकअप से, ये होता है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना, यूज़ करना। मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये तो हुई बाहर की चीज़ें हो गई, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका उठना चलना फिरना, देखना बैठना, ये अगर उसका साथ नहीं देता तो चीज़ें फिर जैसे बूढ़े का मेकअप कर दें और वो आवाज़ में वो बात ना ला सके, अपने चलने फिरने में वो बात ना ला सके। तो जुड़वा मालिक और जुड़वा नौकर क्रिएट किए, और उस छोटे से स्टूडियो थिएटर में उन्होंने एक्ट किया, लोगों को विश्वास दिलाया। यहाँ तक कि ऑडियंस में कुछ लोगों ने उठ के ये कहा कि आप सचमुच के जुड़वा कहाँ से ढूंढ लाए, जबकि एक बिहार से था और दूसरा हिमाचल से, और वो सगे भाई, जुड़वा भाई लगते हैं। ये है आप अपनी विद्या को, अपनी सीख को, अपनी सिखलाई को, अपनी स्किल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोई चीज़ थोपनी नहीं होती, चीज़ों को इस्तेमाल करने का गुर आपको स्क्रिप्ट के अंदर से ही मिलता है। स्क्रिप्ट अपने आप बोलता है कि मुझे ये चाहिए, स्क्रिप्ट बोलता है। मैं हमेशा उस्तादों के स्क्रिप्ट उठाता हूँ। बिल्कुल ही अलग किस्सा, मंटो, पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले मुझे अक्सर इज्जत बख्शते रहते हैं, मुझे बुला लेते हैं डायरेक्ट करने के लिए। तो वाइस चांसलर साहब से तो मैंने कहा कि मैंने मंटो सोचा है करने के लिए। तो विद्वान लोग ही होते हैं सारे, तो कहने लगे जाने दीजिए कि क्यों हमें एक हमारे लिए एक पुआड़ा क्यों मुश्किल क्रिएट करते हैं, यूनिवर्सिटी है, मंटो को रहने दें। सुन लिया। मैंने कहा मुझे भी पता है, बड़ी बात जो बलवंत गार्गी कहा करते थे कि बोलने से पहले अच्छी तरह से तौल लेते हैं। मैंने कहा मैंने भी और सोचा है, तो आप मेरा किया हुआ मंटो देखिएगा। 5 कहानियाँ चुनी मैंने, और खैर डिटेल तो बाद में, लेकिन एक रेलेवेंट चीज़ है। एक जेब कतरा नाम की कहानी है उसकी। उसमें मंटो ने तो जो कहा सो कहा, कहानी कह के चला गया, बड़ी दिलचस्प है, मास्टरपीस है, क्लासिक है, सारा कुछ है। लेकिन हम उसमें से जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो मैंने प्ले में अपने जैसे मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर को एक्टर्स के माध्यम से कम्युनिकेट करना होता, जो मैंने कम्युनिकेट किया वो ये था कि हम सब लोग शिक्षा देते हैं सभी को। इसमें ये है कि एक स्कूल टीचर एक जेब कतरे को सुधारने का जिम्मा लेती है कि तुम ये काम छोड़ दो, काम अच्छा नहीं है, तो
अच्छे आदमी बनो, भले आदमी बनो, उसे किताबें देती हैं पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। एज द स्टोरी डेवलप्स, तो उस स्कूल टीचर को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, तो उस पर ऐसी भीड़ आ जाती है कि उसके लव लेटर्स किसी दूसरे के पास हैं। पंडित नाम का एक दूसरा उसका कुलीग है, तो वो अब उसे लगता है कि ये काम तो, क्योंकि पैसे तो मैं दे के चुका नहीं पाती, उससे बात भी हो जाती है, तुम यकमुश्त दे दो, इकट्ठे पैसे दे दो, और ये रोज़ रोज़ हर महीने जो तुम्हें आधी तनख्वाह मुझे देनी पड़ती ये ना देना पड़ेगी। तो वो सौदा कर लेती है, कोई यकमुश्त 500 रुपये इकट्ठे दे दो, ना उसके पास कभी हो ना वो दे पाए, पर वो कह लेती है कि ठीक है, स्टेशन के पास जो लेटर बॉक्स है उसमें मिलूँगी, तुम ख़त ले आना, मैं पैसे ले आऊँगी। तो इस बीच इसको, जेब कतरा को इतनी बार ये लानत भेज चुकी होती है कि वो तंग आ जाता है, कहता है मैं क्या करूं, बड़े हर तरह से कोशिश करता होता है। तो अब उसे ज़रूरत पड़ती है, वो कहता है वो लेके आएगा, तुम उसके जेब में से ख़त उड़ा लाना। कहानी को बहुत लोगों को सुनी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें बताना चाहता हूँ 2 लफ्ज़ों में कि वो इस बीच उस पर ये असर होता है कि मुझे इतना सिखा रही है, और वो बेबस होता है, बचपन से जेब कतरा होता है, तो कई बार घर में अकेला खड़ा खड़ा अपने कोट की जेब को खुद ही कतर लेता, यानी इतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें बस नहीं होता। तो ढूंढते ढांढते पहुंचती है, उसका एक दोस्त मिलता है आकाशी, उसे कहती है कि वो कहाँ है, वो कहता है वो अस्पताल में है। तो अस्पताल में जाके उसे मिलती है, सारी बात बताती है कि ऐसे वो लेके आ रहा है, तुम उसके जेब से मेरे ख़त उड़ा लाना। वो सुनता है और फिर अपने हाथ दिखा दे, उसने अपनी उंगलियां कटवा ली। ये तो कहानी हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को सुधारने की तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जब मुसीबत हम पर आती है तो हम उसी बुराई का सहारा भी लेना चाहते हैं। ये समाज है, और इन चीज़ों के माध्यम से हम थिएटर के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा देते हैं, जिसको वो सिर्फ दिलचस्पी के तौर पे, मनोरंजन के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके मन में एक ऐसा असर भी जाना चाहिए। मेरी ये कोशिश रही है हमेशा, चाहे मैं लोहा कुट करता हूँ। लोहा कुट के बारे में मैं टाइम अलाउड तो मैं देखता हूँ कितना है, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। कहाँ हैं नीरज जी, आइए ना। खैर, प्ले राइट्स और डायरेक्टर्स का एक एटर्नल बैन रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक बहुत सर्वविदित है, तो मैं बताता हूँ कि भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा नॉवल है। केदार शर्मा बहुत मुतासिर थे, बड़े प्रभावित थे उससे, उन्होंने उस पर फिल्म बनाई, गाने लिखे, पुरानी फिल्म। और भगवती चरण वर्मा उनके जानी दुश्मन हो गए, कहते मैंने इतना बढ़िया मेरा नावल तुमने सत्यानाश करके रख दिया। और हमेशा ही ये रहता है राइटर और डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर कहता है और राइटर को 20 तरीक़ों से समझाने की कोशिश करता है, वंस द यू हैव रिटन द प्ले यू आर आउट ऑफ इट, अब मेरा है ये, मैं करूँ जो चाहूँ। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, मानता कोई नहीं। राइटर नाराज़ हो जाता है, ना वो तैयार होता है अपनी लिखी हुई कोई भी चीज़ चेंज करने को। पर लोहाकुट में ऐसा हुआ, इसे राइटर का बड़प्पन कहिए। मैंने लोहाकुट 1944 में लिखा गया और मैंने 1994 में डायरेक्ट किया। 50 साल उसके लिखे को हो चुके थे, 50 साल बाद। और मैंने उसमें एक बहुत मूलभूत चेंज की फॉर द चेंज, शेक ऑफ चेंज नहीं कि अच्छा होता है कुछ बदलो, कुछ नया करो। हर आदमी जब कोई भी पुराना थीम लेके नई फिल्म बनाता है, हम कुछ हट के कर रहे हैं, कुछ भी करें तो हम हट के कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हट कर करने की ज़रूरत तो हो पहले। अगर वैसा ही सब ठीक ठाक है, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि जो राइटर ने लिखा है उसको इंटेंसिफाई करके लोगों तक पहुँचाना। ये मेरे साथ लोहाकुट में हुआ। 50 साल से प्ले हो रहा है। बलवंत गार्गी साहब रिटायर होकर जा चुके थे, दिल्ली थे। सो मैंने उनसे बात की कि मैं जो आपकी एक कैरेक्टर है बैणो, लड़की घर से भाग जाती है और लौट के कभी नहीं आती, उसका लोहार बाप उसके पीछे जाता है और उसके पीछे छोड़ी हुई। हाँ जी, नीरज कांत कह रहे हैं सर यू टेक क्वेश्चंस। मैं अभी लेता हूँ इसको, 2-2.5 मिनट में ये बात ख़त्म होती है। तो जो हैं मेरे दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा।
तो वो वापस आ जाता है, पकड़ने जाता है। नीरज जी थोड़ा और वक्त दे सकते हैं, कौन पूछ रहा है? गिल सुखविंदर। खैर ये उन पे छोड़ दीजिए, जब वो कहेंगे बंद तो बंद। अच्छा, तो वो जाता है, अपनी लड़की को पकड़ के ले, घर से गंडासा उठा के ले जाता है, घर से लड़की भाग जाए, इज्जत और पंजाब में बहुत बुरी बात है। और वापस आ जाता है क्योंकि उसके सामने पहली बार लड़की दराती निकाल लेती, यानी बाप का मुकाबला करती, उस बाप का जिसने बचपन में उसे अपने कंधे पे गांव-गांव घुमाया, उसके साथ खेला, बैठा, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, उसके लाड प्यार सारा। तो वो चली जाती, उसकी दुपट्टा और जुत्ती लेके घर आ जाता है। और कुछ देर बाद, जो कि राइटर का एक नया एक्सपेरिमेंट था, उस वक्त एक नई सोच थी, 1944 में बहुत बड़ी बात थी ये, कि 16-17 साल का ब्याहता जीवन बिताने के बाद उसकी बीवी भी भाग जाती है घर से। तो जो ओरिजिनल प्ले है उसमें मुझे लगा कि जो बीवी है उसका ये सोचना तो एक बहुत छोटी बात है कि देखा, बड़ा बहादुर बना पड़ता है, ये लोहार गया था बेटी के पीछे, वापस आ गया दुम लटका के, कुछ नहीं बिगाड़ा, अब मैं भाग जाएंगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। सो मैंने ये चेंज की थी कि वो, क्योंकि लड़की तो दोबारा आती नहीं है, बहनों संती बीवी का नाम, तो क्यों ना उसको मार के रात को उसकी लाश घर में ले आए, क्योंकि ड्रामेटिकली किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको इंटेंसिटी मिल जाती है। एक तो लोहार के कैरेक्टर को कि जो इतना जालिम, इतना तगड़ा, वो कैसे आ जाएगा वापस। तो ऐसे ही तो जब गार्गी साहब से कहा, वो कहने लगे बेटे वैसे तो कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं चेंजेस, लेकिन क्योंकि ये 50 साल से एक एस्टेब्लिश क्लासिक है और लोगों ने किया है देश विदेश में, तो आप इस तरह का रिस्क मत लो। मैंने सोचा थोड़ी देर, फिर दोबारा कहा, तो फिर दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा जी 150 लोग बैठते हैं वहाँ, 3-4 शोज़ होंगे, कल भूल जाएंगे लोग, आप मुझे कर लेने दें। कहते यस, प्रीमियर पे वो देखने आए थे, मैंने ये चेंज की। मैं ये कह रहा हूँ ये राइटर का बड़प्पन है कि उसके सब्सिक्वेंट एडिशंस में उन्होंने ये चेंज एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। वजह, इससे पहले तो बीवी ये सोचती थी कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब बीवी को पता है, नाउ इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए लेडी टू चूज़ हर ओन डेस्टिनी। उसे पता है कि ये मुझे भी मार सकता है, मुझे भी मार के गाड़ देगा आंगन में। अब जो उसका डिसीजन लेना वर्थ वाइल, इट्स वर्थ इट्स वाइल, कि हाँ मैंने सोच समझ के लिया है, मार देगा तो मार ले। खैर, हाँ जी नीरज जी, नाउ आई हैव कम बैक टू टेक क्वेश्चंस। प्रश्न, जो छात्र मंच शिल्प में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी? मैंने बीच में कहा, आप शुरू से सुन रहे थे जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी ऐसी, हमारा देश इतना सुविधा संपन्न नहीं है कि हम अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रखें। आपने कहा कि जो शिल्प में भविष्य बनाना चाहते हैं, मैं अभी कहूँगा कि अभी ये दौर है हमारे थिएटर में, हमारे देश में काम करने का, कि शिल्प को भविष्य मत बनाइए, शिल्प को अच्छी तरह से सीख लीजिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं एज डायरेक्टर, एज टीचर, एज किसी भी विधा, किसी भी तरीके से थिएटर विधा से जुड़े हैं, वो आप चलाते रहिए। इसमें होल टाइम मंच शिल्प कर सकना, मेरे सामने ऐसे कोई लोग हैं नहीं कि जो करते हों और उनकी गुज़र अच्छी हो रही हो। हाँ, टीचिंग जॉब में भी सब जगह ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं हैं। NSD अफोर्ड कर सकता है, उनके पास लाइटिंग के प्रोफेसर हैं, उनके पास मेकअप के प्रोफेसर हैं, ये। लेकिन अन्य इंस्टीट्यूशन, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ बेइंतहा बजट है। तो हमें दाद इस बात की भी मिलनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर को, जो 72 से लेकर अब तक काम कर रहा है, कि हम उनसे कोई, मेरा ख्याल है 100 गुना कम होगा हमारा बजट, 100वां हिस्सा होगा उनके बजट का, उसके बावजूद हम काम करते हैं। सो ये रिप्लाइंग टू सुमित शर्मा ड्रामेटिक्स,
नहीं समझ नहीं आया। सलीम आरिफ, गुड टू हियर यू, थैंक यू। सलीम आरिफ नमस्कार, थैंक यू। कहिए, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। सो ये बलवंत ठाकुर जी ने मुझे घेर घार के यहाँ बैठा दिया है, पर अक्सर मैं अपनी क्लासेस के बाहर, वर्कशॉप्स के बाहर बहुत कम बोलता हूँ और इस चीज़ के लिए बदनाम भी हूँ कि कम बोलते हैं। सर, नाटक में चरित्र के चुनाव के लिए कुछ विशेष बातें बताएं हमारे ज्ञान के लिए। पार्थो जी, आपका ज्ञान तो पहले ही बहुत वृहद है, लेकिन फिर भी मैं जैसा मैं समझता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। थिएट्रिकलिटी, स्टेज पर हम जो कुछ भी करते हैं वो लार्जर देन लाइफ होता है और कैरेक्टर्स भी इसी तरह से प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि वो घर में एक माँ होते हुए भी और घर में एक नौकर होते हुए भी वो उन सारे नौकर समुदाय का, उन सारी माँओं का रिप्रेजेंट करे। इसका तरीका ये होता है कि आप सिर्फ किसी एक नौकर को देखकर रियल लाइफ में कॉपी नहीं करेंगे, किसी एक माँ को देखकर कॉपी नहीं करेंगे। आप विभिन्न माँओं को देखकर, उनके विभिन्न लक्षणों को, उनके विभिन्न मैनरिज्म्स को देखकर आत्मसात करेंगे, फिर आप उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करेंगे। आत्मसात कर लेना एक यहाँ तक हुआ ठीक, लेकिन उसे आप अपनी भाषा में, लाइक मैं आज अगर कोई रोल जैसे वो संत सेना मैंने एक लड़की से करवाया, जब दूसरे किसी से करवाऊंगा तो जो कुछ मैंने उससे करवाया था उसी सारे को उस पर थोप देना ज़रूरी नहीं होगा। मेरे लिए उसकी अपनी विशेषताएं ढूंढकर उनको, उन्हीं विशेषताओं को एक्सप्लॉइट करना, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि जब मैं पात्र चुनता हूँ तो उसमें ये उसकी अपनी उसको मैं करने भी देता हूँ। कुछ लोगों में थोड़ा सा मेरे बारे में ऐसा है कि सर बहुत ज़्यादा हमें बांध देते हैं। मैं बांध देता हूँ कब? जब मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर चुका होता हूँ। मैं उसके सारे पक्ष, उसके सारे पहलू, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है, मैं उसे अच्छी तरह से मौका देता हूँ और जो कुछ वो करके दिखा सकता है और जो उसकी बॉडी से, उसकी वॉइस से, उसके चलने फिरने से, उठने बैठने से जो बेस्ट हो सकता है वो मैं उससे निकलवाता हूँ। ये तरीका है कि आप अपनी एक गिवन टीम में से किस तरह से पात्रों का चुनाव करते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ। आज भी नरेश, आज भी धार्मिक आयोजनों के लिए जनता आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सहयोग बढ़ चढ़ कर देती है, पर थिएटर को नहीं, ख़ास तौर पर एमेच्योर रंगकर्मियों को। ये तो समाज शास्त्रीय सवाल है, तो मैं कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैं धार्मिक संस्थाओं को जितना दे पाऊँ उससे 10 गुना थिएटर वाले लोगों को देना चाहूँगा। वैसे इतना होता ही नहीं देने लायक। यू आर ए गुड टीचर सर, थैंक यू प्रमोद। और नरेश, आज भी धार्मिक ये तो हुआ, ख़ास तौर पर एमेच्योर रंगकर्मियों के लिए। उमा, सर डिपार्टमेंट में अभी तक अपना कैमरा क्यों नहीं है? सर टू आस्क दिस बट दिस न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग टू मी। हाँ बेटे सुनो, मैंने कहा जब बलवंत गार्गी साहब थे तो उन्होंने भी कभी डिपार्टमेंट को बेगाना नहीं समझा। वो अपना कैमरा लाते थे, उनके पास रॉलीफ्लेक्स था, उसके बाद मेरे पास रॉलीफ्लेक्स था, मैंने यूज़ किया। मैं बहुत लंबी इनिंग्स था डिपार्टमेंट में तो कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कैमरा दो, मैं अपना कैमरा इस्तेमाल नहीं करता, घिस जाएगा, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, काम होना चाहिए। तो आस्क यू दिस बट दिस न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग टू मी, तो कोई बात नहीं, तो काम तो हो रहा है ना। आजकल तो खैर अगर होता भी तो आज वो यूज़लेस हो गया होता। आजकल तो हर मोबाइल कैमरा है। राजा निसार, वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल टू टॉक टू यू बेटे। पार्थो सेन, धन्यवाद सेन साहब, पार्थो जी, बहुत जुड़ी हुई यादें आपके साथ। नाटक के चरित्र के चुनाव के लिए कुछ विशेष, बल्कि मैं कई बार एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ चरित्र के चुनाव के लिए।
ये होना चाहिए। मेरी स्टूडेंट्स में से एक थोड़ी सी हैवी थी, एक बहुत लीन थी, तो कॉमेडी अफेयर्स में दोनों के लिए जगह थी, एक हैवी औरत की भी जगह, एक लीन की भी। मैंने दोनों के रूल्स पलट दिए। जो लीन थी उसको पैडेड कॉस्ट्यूम्स दे के बढ़ा चढ़ा के उसको मोटी ठुली औरत बना, और जो वो थी उसको एक साधारण रोल दिया। सो ये इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्लासरूम सिचुएशंस में आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद आप बाहर ना कर पाएँ या नहीं करनी चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। मेरे साथ जिन जिन बच्चों ने काम किया है वो जानते हैं। अगर कोई 19 भी रहा तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। हालांकि कई बार हमारे डिपार्टमेंट में मेरे कुछ कोलीग्स ने बाहर से भी एक्टर्स लिए क्योंकि अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसी मटेरियल को इस्तेमाल करूं जो मेरे पास है। विनोद कुमार, शानदार विमर्श, आपने शानदार तरीके से सुना इसलिए शानदार है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सर, आई एम theatre activist from Kashmir. I translated play Tughlaq in Kashmiri language. Please advise something. ज़रूर, आपने किया है तो अच्छा ही होगा। अब कभी मौका मिला तो सुन के कोई बात होगी तो मैं कहूँगा, पर यकीनन आपका बेस वही जो बीवी कारंस का किया हुआ उर्दू ट्रांसलेशन है वही होगा। सो करते रहिए। और मैंने ये ऐसा काम बहुत किया है। मैंने अंग्रेज़ी के नाटक पंजाबी में, पंजाबी के, हाँ एक बात मैं नहीं कही जो शायद आप लोगों के लिए दिलचस्प हो। मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप ऐसा करें, लेकिन मैंने अपने ऊपर ये बात ओढ़ ली, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि बाहर पहले से जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर इंडियन थिएटर की छवि ये थी कि वहाँ बहुत रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है, नाच होता है, सपेरे होते हैं, डांस होता है बस, और हमारी भाषा को कम लोग समझते हैं। गिवन द लाइसेंस कि थिएटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, इवन देन मैं ये कहूँगा कि आप जगजीत सिंह की गज़ल सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है, पर अगर उसके शब्द भी समझ आएँ तो मज़ा दुगना होगा। सो इसी धारणा को लेके मैं चला और मैंने पंजाबी के पहले पंचतंत्र की कुछ कथाएं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की और वहाँ अंग्रेज़ एक्टर्स एक्ट्रेसेस से करवाईं अंग्रेज़ी भाषा में, ताकि वो उसकी लिटरेरी गुणवत्ता को भी समझ सकें। इससे पहले तो थिएट्रिकल ठीक है, वो समझते हैं, लेकिन लिटरेरी गुणवत्ता ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे पास लिटरेचर नहीं है। मिर्ज़ा साहिबा अंग्रेज़ी में किया, सन ऑफ सेवन मदर्स अंग्रेज़ी में किया उन लोगों के साथ। प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर 9914 लिखें जिसको भी चाहिए। विकी मेहता पूछ रहे हैं, प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर टाइम ज़्यादा ना लगाएं। 9914160014। पूजनीय सर को चरण वंदना हमारे साझा किया जा रहा है। ये अनुभव अनुकरणीय है। जीवन की इस भाग दौड़ से विचलित हम जैसे शिष्यों को पथ भ्रमित ना होना पड़े, वह समय दर समय आपके ये ओजस्वी, ऊर्जावान व प्रेरणादायक वक्तव्य हमारे पथ प्रदर्शक बने रहें। आमीन। मैं जब तक हूँ, मेरा ख्याल है मैं सब लोगों को अवेलेबल हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बात करूँ, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता। यू हैव बिन काइंड इनफ, अतुल अरोड़ा कह रहे हैं, टू प्रोवाइड योर एक्सपर्टाइज वर्किंग विद एमेटर्स टू। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने कहा काम करने वाले समर्पित होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए। तो मैं अमेचर लोगों के साथ भी उतनी अच्छी तरह से काम करता हूँ जितना मैं, वैसे तो यहाँ जो आते हैं सीखने वाले वो अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10% होते हैं जिन्होंने पहले काम किया होता है, 90% आर रॉ मटीरियल फॉर मी, और मुझे अच्छा लगता है रॉ लोगों के साथ काम करना। सर, शुचि सर, direct and indirect teaching are always there with your students. I am thankful to you for your love to us as a family. A teacher is best when he teaches in this way, and you are one of them. I would remain one of them. Shuchi, thank you for expressing
गिल सुखविंदर, सभी के लिए आसान हो जाएगा नंबर लेना। हाँ ठीक है, आपने यहाँ डाल दिया 9914160014। थैंक यू। और कहिए। और मैं कहता हूँ, माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम कर गए गुजरे जहाँ से हम। बस अपने सामर्थ्य भर से जो थोड़ा बहुत होता है वो करते चलिए। विजन तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल चीज़ है। सर्वेश कुमार मिश्रा, सर वर्तमान समय में थिएटर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्या महत्व है? कोई भी नई चीज़ जो आती है पहले उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, फिर उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी नई आती हैं उनको अंधाधुंध उनका अनुकरण ठीक नहीं है। बट मैंने आपकी स्मोक गन्स और कलर्ड लाइट्स यूज़ की हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए कि हमारे हाथ लग गई हैं कलर्ड लाइट्स, आजकल इंटेलिजेंट लाइट्स बैठे बैठे आपके रंग बदल देती हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ करिए जहाँ आप समझते हैं कि उनकी नहीं, उनकी गुणवत्ता की ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत तो आप कोई ना कोई बना ही लेंगे। मोहन राकेश कहते हैं कि हर कार्य का, हर चीज़ का जो होती है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, हालांकि ज़रूरी नहीं जो कारण बतलाया जाए वही हो। बेस्ट व्हेन यू, हाँ हो गया उमा, मैंने बात कर लिया आपसे और एहसान ले लिया। हाँ बेटे, अब कहिए नीरज जी, मैं शायद ओवरशूट कर गया हूँ, बंद करूँ? नीरज जी सर, अब उमा क्या था? गिल सुखविंदर, आसान हो जाएगा, हो गया जी, थैंक यू। मेरा ख्याल है मैंने ले लिए। कोई नीरज जी बताएंगे कि मैं कब रुखसत ले सकता हूँ? हेलो नीरज जी, कैन आई फिनिश इट? रजत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो मेरे साथ बने रहे। हाँ नीरज जी, बलवंत ठाकुर जी, इजाज़त है अगली बार मिलने तक के? सर यू मे प्लीज़ सम अप। मैंने जो कुछ कहा वो मेरे सारे इतने बड़े थिएटर कैरियर का सम अप ही था। फिर भी यही कहना चाहूँगा कि पैशन, जज्बा, इससे आगे बढ़ते जाइए। रिसोर्सेज की शिकायत बंद करें, जितना जिससे हो सकता है वो करते रहें। सर ठीक है, नीरज कांत शर्मा, एंड शेयर इट जी। आई हैव प्रूव्ड, सर प्लीज़ वर्कशॉप करना कश्मीर में। आई हैव प्रूव्ड स्पेस इन कश्मीर। वेरी गुड राजा निसार, इनसे पूछिए जम्मू में जो हैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं पिछले कई बरसों से। मैं इनसे अच्छी तरह से जुड़ा हूँ, आपसे वाकफियत नहीं है मेरी, तो इनसे संपर्क बनाइए। और मुझे डायरेक्ट भी आपके पास फ़ोन नंबर है, पर आजकल तो आना जाना बंद है। आप स्क्रिप्ट भेज सकते हैं मुझे, कश्मीरी में लिखा हुआ, अगर वो देवनागरी भाषा में है तो, मैं उर्दू नहीं पढ़ता। Thanks a lot, sir. So I am going to finish it. Thank you very much. Thank you everybody who has been with me. Thank you.